नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे से वापस भारत आ चुके हैं। पोलैंड के बाद वो यूक्रेन गए। यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की से, यानी यूक्रेनियन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद भारत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के भारत वापस आने के बाद से लगातार कांग्रेस भी तीखे प्रहार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये बात आपको जान लेनी जरूरी है कि 30 सालों बाद ऐसा हुआ जो कि भारतीय प्रधानमंत्री, यूक्रेन में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 साल के बाद ये यात्रा थी। ये पहली यात्रा थी जो प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की से मुलाकात करके वापस लौटे। क्या हुआ, भारत के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं पीएम मोदी, आम लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं वहां से पीएम मोदी, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन से भारत लौट आए हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई, लेकिन इस बीच ये तो हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी आए तो क्या लाए। निश्चित रूप से हर कोई ये जानना चाहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन 2 देश और इनका दौरा करने के बाद जब लौटे हैं तो भारत के लिए वो आखिर क्या लेके आए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है, जिसका जिक्र आपने किया, कि पहली बार यूक्रेन की उनकी ये यात्रा थी क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में यूक्रेन एक नया देश बना। भारत और यूक्रेन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन उसके बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पड़ोस में ही पोलैंड है, वहां भी बीते 45 सालों से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं हुई थी। तो ये पूर्वी यूरोप का इलाका है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री करीब 4.5 दशक बाद पहली बार पहुंच रहे थे। और इस यात्रा की क्या अहमियत है, इसकी अहमियत को केवल रूस और यूक्रेन युद्ध के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस लिहाज से देखना चाहिए प्रधानमंत्री सबसे पहले कहां गए। वो गए पोलैंड में। पोलैंड वो देश है जो कि यूरोप की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत का एक बड़ा कारोबारी साझेदार है यूरोप, और ऐसे में भारत के लिए रोजगार के, निर्यात के बहुत सारे अवसर यूरोप में पैदा हो सकते हैं। और खासतौर पर ऐसी जगह पर जहां पर इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही हो, वहां पर आपको एक निवेशक के तौर पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और शायद यही वजह है कि पोलैंड का दौरा चुना गया, और यूक्रेन चूंकि उससे लगा हुआ है इसलिए प्रधानमंत्री उसके बाद यूक्रेन भी गए। अब मैं आता हूं उस सवाल के ऊपर जो आपने पूछा कि आखिर वहां से वो लाए क्या। तो हमें इनको 2 पहलुओं में समझना चाहिए। सबसे पहले वो पोलैंड गए थे, तो पोलैंड की जो यात्रा थी वो 3 लिहाज से महत्वपूर्ण थी। उसके अंदर एक सोशल कल्चरल एस्पेक्ट है, इसके अलावा उसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, और इसके अलावा एक उसका स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है। सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट यानी भारत और पोलैंड के रिश्ते कितने पुराने हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो वो दरअसल करता क्या है, वो करता ये है कि वो उस देश के साथ में जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं, जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, उनको एलिवेट करता है। एक तरीके से उसमें नई ऊर्जा आती है, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है, उस देश की यात्रा पर आता है पल्लवी, तो उस समय उस पूरे देश के अंदर कम से कम एक चर्चा का विषय बनता है। तो पोलैंड के लोगों ने जाना कि भारत के प्रधानमंत्री अगर यहाँ आए हैं तो इस देश के साथ हमारी कोई नई पहचान नहीं है, पुरानी पहचान है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर की फौजें पोलैंड को रौंद रही थी, तब उस समय पोलैंड के लोगों को शरण दी थी किसने? उस भारत ने, उस भारत की रियासतों ने जो उस समय अंग्रेजों के राज में था। लेकिन उसके बावजूद भारत के लोगों ने गले लगाकर अपनी मुश्किलों के बावजूद पोलैंड के लोगों को मदद दी थी और सहायता दी थी, और आज भी पोलैंड में उसे याद किया जाता है। जी, अगर बात करें प्रणय, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो कुछ सौगात भी देकर आते हैं, कुछ सौगात लेकर आते हैं, लेकिन उन समझौतों की अगर हम बात करें कि भारत यूक्रेन ने किन किन समझौतों पर साइन किया है, अगर उसको आप समराइज करके समझाना चाहें। जी बिल्कुल। भारत और के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की जब मुलाकात हुई तो आप सोचिए कि 20 घंटे का ट्रेन सफर, आने और जाने में 10-10 घंटे, और इसके अलावा 9 घंटे, तो कुल 29 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने यूक्रेन के साथ में 3 चीज़ें की। पहली चीज़ ये कि यूक्रेन के साथ पहुंचकर उन्होंने उन वेस्टर्न देशों को, उन पश्चिमी देशों को जो कि भारत की आलोचना कर रहे थे कि भारत ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया, भारत ने इस मामले के अंदर वो रुख और रवैया नहीं अपनाया और वो रूस के साथ संबंधों को बैलेंस करना चाहता है, उस यूक्रेन की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा। देखिए, फोटोज़ की बहुत अहमियत होती है, और कहते हैं ना कि भाई तस्वीरें वो कहती हैं जो 1000 शब्द भी कई बार नहीं कह पाते हैं। तो जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीरें ये बताती हैं कि भारत
साथ में है। इसके अलावा जो बयान था प्रधानमंत्री का वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, यानी हम इस मामले में तटस्थ नहीं हैं, लेकिन हम किसके पक्ष में हैं? हम शांति के पक्ष में। और शांति के पक्ष में आज नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में हम शुरुआत से हैं। भारत ने शुरुआत से एक ही चीज़ का स्टैंड लिया है। ये जंग मुझे अच्छी तरीके से याद है पल्लवी, मैं उस समय एक दूसरे संस्थान के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं यूक्रेन की जंग कवर करने के लिए कीव में मौजूद था। और 24 फरवरी 2022 को जब ये जंग शुरू हुई, तो जिस तरीके से ये लड़ाई शुरू हुई, किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी कि ये जंग इतनी लंबी चल जाएगी। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं तो इस लड़ाई को 912 दिन हो चुके हैं, और इसके बावजूद ये लड़ाई कब खत्म होगी ये समझ नहीं आ रहा है। समझौतों का आपने जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर न केवल अपने आलोचकों को जवाब दिया, इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मदद की एक सौगात भी दी। जिस भीष्म जो हेल्थ क्यूबिकल है जिसकी हम बात कर रहे थे कल भी, हेल्थ सपोर्ट क्यूबिकल, वो भारत की तरफ से दिया, कुछ मदद भारत की तरफ से दी। 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। अब जरा इन समझौतों को समझिए। पहला समझौता हुआ है कृषि के लिहाज से। यूक्रेन गेहूं का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है और उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत गहरा असर पड़ा है इस जंग के कारण। इसलिए भारत और यूक्रेन के बीच में, और भारत भी बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत और यूक्रेन के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है कृषि को लेकर। इसके अलावा भारत ने जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि यूक्रेन के लोगों को सीधे मदद कर सकते हैं, इस तरीके के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भारत ने अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एक आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। इसके अलावा कल्चरल एग्रीमेंट हुआ है। कल्चर के लिहाज से भी, कल्चर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं होते हैं, बल्कि ये 2 देशों की जनता को साथ लाने की कोशिश होती है। एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको पढ़ा और समझा जाना चाहिए। केवल जंग रुकवाने या इसमें भारत की कोशिश का सवाल नहीं है, लेकिन यूक्रेन की लड़ाई हमेशा तो नहीं चलेगी। जब भी ये लड़ाई खत्म होगी तो उसके बाद यूक्रेन को ज़रूरत होगी रिकंस्ट्रक्शन की, यानी एक पुनर्निर्माण होगा, और बहुत बड़ा और व्यापक पुनर्निर्माण होगा। तो ऐसे में भारत एक इन्वेस्टर के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहता है कि अगर यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होता है, जो पुनर्निर्माण होता है, तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हम हथियार नहीं देंगे, हम आपको पुनर्निर्माण में मदद करेंगे, हम आपको वापस खड़े होने में मदद करेंगे। आपको घाव लगे हैं तो हम आपके घाव के लिए मरहम लेकर आ सकते हैं। हम जंग के साथ नहीं हैं, हम हथियार के साथ नहीं हैं, हम खून बहाए जाने के साथ में नहीं हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसका जिक्र खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया पल्लवी, जब भारतीय मीडिया ने उनसे सवाल पूछे थे तो उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसी किसी बैठक का आयोजन करता है, डिप्लोमेसी और डायलॉग जिसका जिक्र बार बार भारत कर रहा है, तो मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूं, मैं भारत आने के लिए तैयार हूं, मैं भारत में पुतिन के साथ मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हूं। और ये बहुत बड़ी बात है इस जंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, क्योंकि ऐसे में जबकि ये जंग और तेज़ होती हुई नजर आ रही है पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान, ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये कहना और भारत के नेता की मौजूदगी में ये कहना जब वो यूक्रेन में मौजूद थे, इसके बहुत गहरे और कई बड़े मायने हैं। और ये मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पल्लवी, क्योंकि अक्टूबर के अंदर कजान के अंदर ब्रिक्स की बैठक है, और उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है रशिया जाएं, वहां पर उनकी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होनी है। और निश्चित रूप से भारत और रूस के जिस तरीके के संबंध हैं उसमें काफ़ी बैक एंड फॉर्थ, काफ़ी जो चर्चाएं हैं, उसके कई कॉरिडोर्स हैं, कई चैनल्स हैं जिस पर बातचीत होती रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रणय, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो गुटनिरपेक्ष विदेश नीति है वो हमेशा ही कारगर साबित हुई है और यही ताकत है भारत की। लेकिन प्रणय, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि विदेशी मीडिया ने भी उसे अपने अपने अलग अलग तरीके से कवर किया। कई जगहों पर आपने जिक्र भी किया, ज़ेलेंस्की ने कई जगहों पर ये भी बात कही कि ये जो दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन में, ये ऐतिहासिक दौरा था और इसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में कहते हैं, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि दोस्त की दुश्मन से दोस्ती अच्छी नहीं होती है, मतलब दोस्त को ये पसंद नहीं आता है। तो रूस का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, जब दोस्तों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े हो जाएं तो कम से कम कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जो दोस्तियां करवा सकें, जो रिश्तों के पुल बांध सकें। और ऐसे में ये भारत की कहा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये भारत की एक यूनिक पोजीशन है। ये यूनिक पोजीशन आपको कई जगह देखने को मिलती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब उस समय तत्कालीन जो अमेरिका की विदेश मंत्री हैं हिलरी क्लिंटन, जब वो भारत के दौरे पर आई थी तो उनका बड़ा इंसिस्टेंस था इस चीज़ के ऊपर कि आप ईरान से संबंध बंद कर दीजिए, आप ईरान से बिल्कुल बात मत करिए, ईरान से तेल
लेना बंद कर दीजिए, लेकिन भारत की तरफ से कहा गया कि कम से कम कुछ दरवाजे ऐसे खुले रहना चाहिए कि अगर आपको भी कोई बात करनी हो तो कम से कम कोई जाके बात तो कर सके। और ये भारत की जो एक यूनिक पोजीशन है, ये दुनिया के कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। ये आपको इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में देखने को मिलती है, ये आपको रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देखने को मिलती है, ये दुनिया के कई टकरावों में देखने को मिलती है। और इस जो अहम भूमिका होती है, इसकी बहुत ज़रूरत अब महसूस की जा रही है, खास तौर पर तब जबकि दुनिया पालों में बंटती चली जा रही है। कम से कम कोई तो हो जो बातचीत के गलियारे खोल सके, जो बातचीत के रास्ते बना सके, और यही भारत ने ऑफर करने की कोशिश की है अपनी डिप्लोमेसी से। और इसी डिप्लोमेसी की को कहा जा सकता है कि इसी की अहमियत है, जिसको रशिया भी अच्छी तरीके से समझता है। इसीलिए जुलाई में आप देखिए, जून के अंदर उनकी मुलाकात होती है भारत के प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से। उसके बाद वो जुलाई में जाते हैं, मॉस्को पहुंचते हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। निश्चित रूप से आप क्या सोचती हैं कि क्या ये बताया नहीं होगा, या राष्ट्रपति पुतिन को ये पता नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो यूक्रेन जाने वाले हैं? इस दौरान भी जब यात्रा का कार्यक्रम सार्वजनिक हो गया, तब भी आप देखिए कि रूस की तरफ से कोई ऐसा सार्वजनिक बयान नहीं आया है, बल्कि जब भारत के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री की यात्रा के इंतजाम कर रहे थे, उनकी तरफ से रशिया को बाकायदा इस चीज़ के बारे में संकेत भी दिए गए कि हम कितने समय तक वहाँ रहेंगे, क्योंकि जंग के मैदान में कहीं ऐसा न हो कि कोई कोलैटरल डैमेज हो जाए। और इसीलिए भारत की तरफ से और रूस की तरफ से भी इस चीज़ का एहतियात रखा गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अच्छी तरीके से जानते हैं कि कीव को कई बार रूस की मिसाइलों ने निशाना बनाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब तक वहाँ रहे तब तक इस तरीके की कोई दुर्घटना वहाँ पर नहीं हुई। हालांकि कुर्स्क के इलाके के अंदर जो बमबारी है, वो उसकी जो लड़ाई है उसका सिलसिला, या खार्किव के इलाके में लड़ाई का सिलसिला ज़रूर चलता रहा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, और शायद यही वजह है कि पुतिन की तरफ से भी ऐसा कोई नकारात्मक बयान नहीं आया, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। और आपको याद होगा कि जब G20 की शिखर बैठक के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे, तब उन्होंने खुलकर, मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा कि अगर भारत कर सकता है पहल तो हम स्वागत करेंगे, भारत कम से कम इस चीज़ की पहल करे, बात करे। अगर वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से या यूक्रेन को इस चीज़ के लिए राजी कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि इसके समाधान का रास्ता निकलना चाहिए। हथियार समाधान नहीं है, जंग का मैदान समाधान नहीं निकाल सकता है, उससे जिंदगियां बहाई जा सकती हैं, जिंदगियां जो हैं वो मिटाई जा सकती हैं, लेकिन पुनर्निर्माण जिंदगियां बसाई नहीं जाती मैदान जंग में। जी, कि हमने कल भी बात की थी, उसका जिक्र भी किया था हमने, रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया था, प्रधानमंत्री के यूक्रेन यात्रा का भी जिक्र किया था, प्रधानमंत्री कि रूस यात्रा का भी जिक्र किया था। इस दौरान हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उन्होंने अपने अपने कमेंट दिए। मैं चाहूंगी उन कमेंट्स के में जो सवाल थे वो आपसे ज़रा पूछूं, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स देखते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से नोट करते हैं। कुछ लोगों ने दरअसल लिखा है कि अगर ये प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनली जाकर रूस में मुलाकात की और ज़ेलेंस्की से यूक्रेन में मुलाकात की, तो इन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी खुद जाकर मिलकर आए हैं, उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया है जाकर, तो वॉर अगर रुक भी जाता है तो ये जो पूरा श्रेय है वो प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं की ये कोशिश है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक कारक को कहना मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी लगातार कहा गया कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मौका है। इसके पहले भी भारत पर्दे के पीछे भी बहुत बार ये भूमिकाएं निभाता रहा। कल भी हम लोगों ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि किस तरीके से जो ज़पोराजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस बात की चिंता थी कि कहीं लड़ाई की हीट में कोई एक न्यूक्लियर डिजास्टर ना खड़ा हो जाए, तो ऐसे में भारत की तरफ से भी उसकी भूमिका निभाई गई। उसके अंदर राष्ट्रपति पुतिन और रशियन अधिकारियों से भारत की तरफ से बात की गई, और इसके अलावा यूक्रेन के साथ भी संपर्क किया गया, और यहाँ तक कि IAEA जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके नेता, उसके अधिकारियों के साथ भी भारत ने संपर्क किया। तो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ भारत ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है वो भी निभाई। निश्चित रूप से अगर भारत की मेजबानी के अंदर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अगर बैठते हैं, बातचीत का कोई रास्ता निकलता है, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत को जाएगा। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि फिलहाल ऐसा कोई रास्ता निकलता या ऐसा कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा है, और न ही भारत की कोशिश ये है कि हम अपनी जो छवि है या अपने आप को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करें। हम सहायक की भूमिका में हो सकते हैं। भारत ने ये जताने की जरूर कोशिश की है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं इस विवाद को सुलझाने में, तो हम जरूर करना चाहेंगे। और यही बात, यही संदेश जो है, हम लड़ाई के खिलाफ हैं। ये बात समरकंद के अंदर पहली बार जब राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उस समय SCO की बैठक के दौरान, तो मुझे अच्छे से याद है वो उस बयान ने कई देशों को, कई लोगों को चौंकाया था, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की नज़र के सामने बैठकर किसी नेता ने अगर पहली बार ये कहा
कि ये युद्ध का काल नहीं है, इस समय मैदान जंग से समाधान नहीं निकल सकते हैं। ये शायद कहने वाले पहले नेता प्रधानमंत्री मोदी थे। और उसके बाद इसका जो इको है या इसकी जो प्रतिध्वनि है ये दुनिया की कई देशों की तरफ से सुनाई दी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैक्सिको के राष्ट्रपति ने तो बाकायदा इसका प्रस्ताव दिया था कि यूएन सेक्रेटरी जनरल, भारत के प्रधानमंत्री और पोप की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बननी चाहिए जो कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के साथ में बातचीत करके इसका एक मध्य मार्ग निकाले। और यूएन के अंदर भी कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का जिक्र किया था कि ये युद्ध का काल नहीं है और हमें ये सोचना होगा। और मुझे लगता है कि अगले ही महीने बैठक होनी है और जो समिट फॉर होप, समिट फॉर फ्यूचर कही जा रही है, एक यूएन की एक बड़ी बैठक होने वाली है संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ, तो उस बैठक के दौरान भी इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात होगी। क्योंकि पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और अलग अलग मोर्चे खुलते चले जा रहे हैं। चाहे आप भारत के पूर्व में देखें तो दक्षिण चीन सागर के अंदर एक मैदान जंग नया खड़ा होता जा रहा है चीन की दादागिरी के कारण। उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है या मध्य एशिया का इलाका है वहाँ पर अलग कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। और इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो यूरोप के दरवाजे पर लगातार चल रही है। जी, एक आखिरी सवाल, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, मीडिया रिपोर्ट थी सही, लेकिन कई जगहों पर एक खबर जो बहुत ज्यादा फ्लॉट हो रही है। एक तो जो जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी वो दरअसल ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन जाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी के साथ मिलता जुलता एक सवाल और भी है, वो ये कि क्या वाकई जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था इसलिए वो गए। अमेरिका का प्रेशर कोई आज तो नहीं था पल्लवी, अमेरिका तो लगातार ये बयान देता रहा है। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों के नेता इस बात को जाहिर करते रहे हैं या अपेक्षा जताते रहे हैं। दुनिया के कई देशों से इस तरीके की आवाज़ें आई, यहाँ तक कि पोलैंड जहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे वहाँ भी जब यूक्रेन से लौट रहा था मैं पोलैंड के रास्ते ही वापस भारत लौटा था, तो वहाँ भी कई लोगों ने कहा कि भारत स्टैंड क्यों नहीं लेता इसके अंदर, आपके तो रशिया से इतने अच्छे संबंध हैं, पुराने स्ट्रैटेजिक संबंध हैं, भारत इस कोई लड़ाई को रुकवाता। और कई लोगों ने तो इस तरीके की नाराज़गी कई बार सार्वजनिक मंचों पर ये तीखे तल्ख स्वर सुनाई दिए। लेकिन हम जाएंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी जब इंडिपेंडेंट है, हम ये कहते हैं कि हम एक स्वतंत्र विदेश नीति वाले देश हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम किसी के दबाव में नहीं, हम अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति का समय और स्थान अपनी सुविधा और अपनी ज़रूरतों के अनुसार चुनेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का दौरा बनाया, उन्होंने वो पोलैंड का दौरा बनाया। और कल जिस रिपोर्ट का जिक्र अमरउजाला.com ने भी किया था कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और पोलैंड के दौरे पर थे, रोचक बात है कि उसी दौरान चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा रूस और बेलारूस के यूक्रेन और बेलारूस के दौरे पर। और इसको समझना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर अगर आप देखें तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है पोलैंड, तो वहां पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजने के लिए यही वक्त चुना। और बुधवार को जब भारत के प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचे थे तो उसी दौरान जो चीन के प्रधानमंत्री हैं उनका विमान बीजिंग से उड़कर और मॉस्को में लैंड हुआ था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये भी देखना होता है कि जो आपके अपोनेंट हैं वो किस तरीके की चाल चल रहे हैं, वो उन किस तरीके की रणनीति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत नज़दीकी के हैं, और इसलिए हर व्यक्ति अपने जो ऑप्शंस हैं वो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता है, विकल्प अधिक से अधिक। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये दुनिया अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें कई ज़रूरतों के अनुसार बहुत सारे आपके मल्टीपोल्स हैं। और ज़रूरत के अनुसार भारत के संबंध जो हैं वो पूर्वी एशिया के इलाके के अंदर भी हैं, दक्षिण एशिया के इलाके के अंदर भी हैं। भारत अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसार उसे परस्यू करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका सेंट्रल थ्रेड क्या है? उसका सेंट्रल थ्रेड यही है, या इसे कहा जा सकता है कि कार्डिनल प्रिंसिपल वो यही है कि हम शांति के हक में हैं। और उस शांति के हक में हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, चाहे कोरिया की लड़ाई हो जो कि भारत की आज़ादी के बाद 1950 में 1951 में हुई थी, उस समय भी भारत ने एक सहायक की भूमिका निभाई थी। उससे लेकर आज तक, चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा संघर्ष हो, गाज़ा के इलाके में हो, वहाँ भी भारत ने दवाएं भेजी, भारत ने वहाँ पर मानवीय सहायता भेजी। यूक्रेन की लड़ाई में भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी, क्योंकि भारत का ये मानना है पल्लवी कि हथियार समाधान नहीं हो सकते। जी आपने, और तभी शायद भारत जो है वो अब इस लिहाज से भी देखा जाने लगा है कि ग्लोबल देशों का लीडर हो चुका है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार ये यात्राएं कर रहे हैं, ये उसी ओर एक इशारा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका, और उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियां आपके जरिए मिली इस पूरी यात्रा को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों के लिए यूक्रेन से क्या लेकर आए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण था जानना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय। और जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे
उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि आखिरकार भारत की जो ये नीति है, विदेश नीति या गुटनिरपेक्ष नीति, ये किस तरीके से काम कर रही है, और रूस और यूक्रेन में जो जंग छिड़ी हुई है इसको रोकने के लिए भारत कितनी हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है। ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। इसलिए कुछ रह गया हो, किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे।